चले जानेंगे। आज हम बात करते हैं क्लास 10th के अंतर्गत साइंस, और साइंस के अंतर्गत बात करेंगे केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री के अंदर बात करेंगे एक आपका चैप्टर दिया कार्बन चैप्टर, कार्बन के कंपाउंडों के बारे में आज हम बात करेंगे। और उसमें कुछ स्पेशल कंपाउंड आपके बनेंगे जिनका आईपीसी नेम आपको लिखने के लिए पूछता है, और यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के अंतर्गत उससे बहुत सारे प्रश्न आपके बनेंगे जिसमें कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करना होगा। ठीक है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आज की क्लास के अंतर्गत हम आपको सिखाएंगे कि किसी भी कार्बनिक यौगिक का आईयूपीएसी नेम कैसे लिखा जाता है, इसके बारे में हम क्या करेंगे, सीखेंगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वो सीखेंगे हम लोग। सबसे पहले आते हैं, हम बात करते हैं कार्बनिक यौगिकों के बारे में। कार्बन चैप्टर में आपका दिया हुआ है, ठीक है ना। कार्बनिक रसायन दो तरह के आपके बनेंगे, ध्यान रखेंगे। पहला जो आपका बनेगा क्लास 10th के अंतर्गत आज हम लोग बात कर रहे हैं, और चैप्टर आपका है कार्बन और कार्बन के यौगिक। ठीक है, कार्बन का प्रतीक क्या आपका है, C। ठीक है, और कार्बन का परमाणु क्रमांक आपका क्या होगा, कार्बन का परमाणु क्रमांक बताएंगे। जैसे आपका आवर्त सारणी के अंतर्गत जितने भी तत्व हैं उनका नाम आपका दिया गया है, उनका परमाणु क्रमांक दिया गया, उससे बताएं इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है। परमाणु क्रमांक किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक क्या रिप्रेजेंट करेगा, उसकी कैपेसिटी क्षमता को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। और ये आपका कार्बन का C से प्रतीक है, और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 उसके पास कैपेसिटी है। यानी कि उसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कुल कितनी है, 6 इलेक्ट्रॉन उसके पास है। ध्यान रखें, किसके पास, कार्बन के पास। ठीक है, अब ध्यान देंगे, कोई भी एलिमेंट जब आप आवर्त सारणी पढ़े होंगे उसमें बहुत सारे तत्वों का नाम दिया है, लगभग 117 तत्वों के नाम दिए गए हैं। 117 तत्वों में से आपके 50 ऐसे तत्व आएंगे जिनका बहुत ज्यादा यूज आपका होता है पूरे केमिस्ट्री के अंतर्गत, और उनसे कंपाउंड आपके बनते हैं। बाकी जो 50 आपके हैं उनसे कंपाउंड नहीं बनेंगे, क्योंकि वो आपके कैसे हैं, रेडियोएक्टिव हैं। रेडियोएक्टिव का मतलब वो आपको धातु है, लेकिन वो जब किसी से रिएक्शन देंगे ना तो रिएक्शन कितना फास्ट होगा वो पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, बड़ी समस्याएं हो जाती हैं, इसलिए उनका जैसे मान लेते हैं कि सोडियम हुआ, तो सोडियम को हम खुले में कभी नहीं रख सकते हैं, इसको किसी न किसी बंद पात्र में ही रखेंगे। मुख्य रूप से इसको सोडियम को केरोसिन तेल में रखा जाता है। कारण ये कि जब सोडियम हवा के संपर्क में आता है, हवा का मतलब कि ऑक्सीजन, जब भी ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तुरंत ब्लास्ट होगा, जलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और ये जनरली आप कहीं भी इसका यूज नहीं कर सकते हैं और नहीं लेके जा सकते। ध्यान रखेंगे, सोडियम एक ऐसा तत्व आपका है। इसी तरह से बहुत सारे तत्व आपके हैं, ठीक है ना, कि जो बहुत ही फास्ट सेकंडों में अभिक्रिया हो जाता है लेकिन पता नहीं चलता है। तो यहाँ पे बात करते हैं, कार्बन वाले पे बात करते हैं। मुख्य रूप से हमारा टारगेट आज का है कि हम आपको सिखा दें कि कैसे उसका आईपीसी नाम लिखा जाता है। आज हम पूर्ण उस पर क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, ध्यान देंगे। यहाँ पे परमाणु क्रमांक कितना होगा, 6। किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक जो होता है उसकी कैपेसिटी होती है। ठीक है, जब हम किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक 6 या कितना भी आपका दिया गया है उसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता क्या, ये जान लीजिए पहले। ठीक है, कि कोई भी तत्व जब किसी दूसरे तत्व के साथ आपको जुड़ेगा तो क्यों जुड़ेगा। जैसे मान लेते हैं एक आपका कंपाउंड लिखता हूं एग्जांपल के रूप में NaCl, देख रहे हैं ये कंपाउंड NaCl, ध्यान समझिएगा, बहुत एकदम आराम से क्लास में ध्यान देंगे, एकदम समझ में आएगी, इसकी गारंटी है। ठीक है, लंबा क्लास थोड़ा सा होगा लेकिन इसमें आपको समझ में आ जाएगा। बेसिक सीखना हम लोग को है। ध्यान देंगे, यहाँ पे आपने देखा होगा कि यह एक कंपाउंड, एक यौगिक है। ठीक है, इसका नाम क्या है, NaCl हाइड्रोक्लोरिक। ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं है भाई, यार ध्यान देंगे। ठीक है, कंपाउंडों के विषय ध्यान दें, आप बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। चलिए ध्यान दें, कोई बात नहीं। आप देखेंगे NaCl में लिखा हूं, देखिए तो Na और Cl दो आपके तत्व हैं, एक आपका Na और एक आपका Cl। ये दोनों एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं, और जुड़ करके क्या किए, एक कंपाउंड बनाए हुए हैं। कंपाउंड बना है ना, तो इस कंपाउंड का नाम क्या है, तो Na को हम क्या कहते हैं, सोडियम। क्या कहते हैं, सोडियम। और ये जो आपका Cl आपका है, क्लोरीन कहलाता है। जब आपका Cl जुड़ेगा तो क्लोराइड आपका हो जाएगा। ठीक है ना, तो क्या बन गया है, सोडियम क्लोराइड नाम बना हुआ है। तो आखिर में सोडियम एक एलिमेंट, एक तत्व है, ये क्लोरीन के साथ कैसे जुड़ गया, ये कंपाउंड कैसे बना दिया, और अदर कंपाउंड आप देखेंगे केमिस्ट्री के अंदर आखिर वो कैसे बनाते हैं।
ठीक है, सबसे पहले इस पे ध्यान रखेंगे, तब हम पहुंचेंगे अपने मेन टॉपिक पे। जब तक समझ नहीं आएगा तब तक इसका समझ पाना बड़ा ही मुश्किल है। ठीक है, ध्यान देंगे। तो सोडियम और क्लोरीन दोनों एक दूसरे से जुड़ने का प्रोसेस क्या है, इस पर हम क्या करेंगे, बात करेंगे। ध्यान रखिएगा यहाँ पे सोडियम, अब ध्यान रखेंगे सोडियम का भी परमाणु क्रमांक कुछ ना कुछ होता है। तो आवर्त सारणी में देखेंगे तो इसका स्थान 11वें नंबर पे है, इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 11 है। और यहाँ पे क्लोरीन जो आपका है ये 17वें स्थान पे है, इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 17 है। मतलब उसकी कैपेसिटी वो कहलाती है, और इतने कैपेसिटी से लेकर के वो चल रहा है। ठीक है, कोई भी एलिमेंट जब आपका किसी के साथ जुड़ता है तो कुछ इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है। मतलब ये जो क्लोरीन है ना, इसके साथ आया है तो निश्चित रूप से अपने में से इस 17 इलेक्ट्रॉन में से कुछ इलेक्ट्रॉनों को या तो दिया होगा या तो लिया होगा। क्लोरीन या तो इससे लिया होगा या तो इसको दिया होगा, ये कंफर्म आपका है, हमें तो दिख नहीं रहा है ना, लेकिन जब लैब के अंदर आप किसी भी कंपाउंडों का रिएक्शन कराएंगे तो निश्चित आपका वो है कि जुड़ेगा, तो इलेक्ट्रॉनों का आपस में आदान प्रदान होता है। ठीक है, आज आदान प्रदान की क्रिया को हम यहाँ पर क्या करेंगे, समझेंगे कैसे आपका होता है, ये विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात है। तो इसका परमाणु क्रमांक 11 अब कहाँ मिलेगा, तो आपके बुक के अंतर्गत एनसीईआरटी बुक हो या फिर कोई भी बुक आप लेंगे, उसमें एक आपका टेबल बना करके दिया है जिसका नाम आवर्त सारणी है, इसमें सारे तत्वों का नाम दिया हुआ है और इसके परमाणु क्रमांक भी दिए गए हैं। ठीक है ना, तो परमाणु क्रमांक कैपेसिटी को बताता है। तो जब इसके साथ जुड़ता है कोई भी तत्व, किसी के साथ जुड़ता है, चाहे यहाँ पे आपका जुड़ेगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के कई सारे नियम आपके हैं, तो जिसपे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का नियम पहला आपका होता है कोष के आधार पे, और दूसरा जो आपका होता है उपकोष के आधार पे। कोषों की जो संख्या होती है वो 4 होता है, क्या होता है, KLMN, ये 4 आपके क्या है, कोष है। और कोषों की संख्या जो होता है भी आपका 4 होता है, SPDF, याद रखिएगा। एक आपको चीज पता है तो नया चीज ध्यान रखिएगा, क्या नया चीज है देखेंगे। अब तक जितने तत्व हम लोगों को ज्ञात है या हमारे साइंटिस्ट ज्ञात कर लिए हैं, उन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो F तक आपका कंप्लीट हो जाएगा उपकोष वाले में। लेकिन अभी हमारे यहाँ साइंटिस्ट वर्क कर रहे हैं, तत्वों का खोज कर रहे हैं, और जैसे तत्वों का खोज करेंगे और जब उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे ना, तो इसके बाद एक कक्षक आपका निश्चित रूप से बढ़ जाएगा जिसका नाम होगा G, जो कि अभी किताबों में मान्य नहीं है। ये आपका हमारा जो इंटरनेशनल लेवल पे ऑफिस कार्यालय है, जहां से केमिस्ट्री के सारे चीजों के संचालन आपका हो रहा है, वहां पे आपकी अभी चल रहा है वर्क। ठीक है, एलिमेंट की खोज आपकी हो रही है, अब वहां से अभी आएगा तब आपका जी वाला मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये जो के आपका है, के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, मतलब ये एक घर है, ठीक है, इस घर में सिर्फ 2 लोग रह सकते हैं। अगर क्लोरीन इनके पास रहने के लिए जाए ना, तो क्लोरीन के पास 17 लोग मान लेते हैं, तो 17 लोगों में से 2 लोगों को के घर में रख सकता है, 2 से अधिक नहीं रखेगा, इन्हें आसार नहीं रखेगा वो, ध्यान रखिए ये बात को। ठीक है ना, ये 2 लोग को रखेगा। और एल जो आपका है मैक्सिमम कितने लोग रख सकता है, 8 लोगों को, इससे अधिक नहीं रखेगा, कम रख सकता है कोई दिक्कत नहीं, अधिक नहीं रखेगा। और जो एम आपका है ये 18 लोगों को क्या करेगा, रख सकता है, उससे अधिक नहीं, उससे एक भी अधिक नहीं, कम रख सकता है लेकिन अधिक नहीं। उसी तरह से यहाँ पर एन पे आएंगे तो एन कितना रख सकता है, 32, ठीक है ना, इससे अधिक नहीं रख सकता है। अब इसमें हम आएंगे तो एस वाला मैक्सिमम 2 रख सकता है, पी वाला 6 रख सकता है, डी वाला 10 रख सकता है, एफ वाला 14 रख सकता है। अगर इसी प्रकार से जी होता ना तो कितना रख पाता, 18 रख पाता, क्योंकि चार्जर का सीक्वेंस आपका चलेगा। लेकिन जी अभी है नहीं, ध्यान रखेंगे आने वाले समय में आएगा निश्चित रूप से आपका, तो इतने रख सकता है। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं, इस उपकोषों को हटा देते हैं, मैं इसको अगले क्लास में आपको सिखाऊंगा। पहले कोषों के आधार पे आते हैं। देखिए सोडियम के पास कितना है, 11। जब सोडियम अपने इलेक्ट्रॉनों को इसमें रखने जाएगा कोषों में, तो देखो इसके वाले में कितना रखेगा, 2, तो 11 में से 2 चला गया तो 9 बचा ना। अच्छा अब एल वाले में कितना रखेगा, 8, तो 10 हो गया, 11 में से 10 चला गया तो 1 बचा ना। तो आगे एम वाले में कितना रखेगा, 1, बायकोष में उसके 1 आ गया। मतलब बाहर जो आपका देखिए कक्षक आपका कहलाएगा, कोष कहलाएगा। तो लास्ट जो कोष इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आपके दिख रहे हैं, 1। ठीक है, अब जानेंगे यहाँ पे आते हैं क्लोरीन का लेते हैं। क्लोरीन का कितना होता है मेरे बाबू, 17 आपका होता है। जब इसका करेंगे तो पहले वाले में 2 ही आएगा, दूसरे वाले में 8 आएगा और तीसरे वाले में 7 आएगा। ये बातें आपको समझ में आ रही है कि मैंने इसका वितरण कर दिया। ये आपका क्लास 9 से लेकर के 12 तक इस सबके लिए याद रखिएगा। 12th में भी ये आता है आईपीसी में लिखने के लिए, जो लोग बच्चों को लिख नहीं पाते हैं, समस्याएं होती हैं, उसमें भी आप आएगा, याद रखिएगा।
तो हमें सीखना है, पहले बेसिक चीजों को सीखना, तब जाकर के आप एडवांस तक पहुंच पाएंगे, वरना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमें सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे बात करते हैं, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। तो ये बात आपको क्लियर हुई? क्लियर हुआ कि भैया इलेक्ट्रॉन आपके इसमें एक है, इसमें आपके साथ है। ठीक है, अब ध्यान देंगे अगला पॉइंट इसमें। अब हम कैसे इन दोनों को जोड़ेंगे सीखना हम लोग को है। ध्यान देंगे, इसके पास लास्ट वाले में कितना है? एक है। इसके पास कितना है? 7 है। ठीक है, ध्यान देंगे। क्लास 10th के अंतर्गत आप पढ़े होंगे एक न्यूलैंड का नियम। न्यूलैंड वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक नियम दिया था, जिस नियम का नाम है अष्टक नियम। अष्टक नियम ये कहता है कि कोई भी तत्व चाहता है कि उसके बायोकोष में कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन हो? 8 इलेक्ट्रॉन हो। 8 इलेक्ट्रॉन हो, और जब किसी भी तत्व के बायोकोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, वो अपने आप स्टेबल समझता है। स्टेबल का मतलब कि अस्थाई होता है ना। जैसे हमारे यहाँ चलता है कि भाई किसी की शादी अगर होती है, ठीक है ना, तो देखेंगे पहले सोचते हैं कि लड़का कुछ कर ले तब जाकर उसकी शादी हो। इसका मतलब लड़का स्टेबल हो जाए, तब जाकर अस्थाई हो जाए, तब उसकी शादी हो। उसी तरह से हर एक तत्व चाहता है कि स्टेबल अस्थाई आपका हो, और अस्थाई होने का उसका नियम है कि उसके बायोकोष में कितने इलेक्ट्रॉन आपके आए? 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। बातें समझ में आ रही है? तो जितने भी एलिमेंट आपके सारे के सारे ये चाहते हैं कि उसके बायोकोष में कितने इलेक्ट्रॉन आपके हो? 8 इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, 8 चाहते हैं। जरा देखिए यहाँ पर इसमें 1 है ना, तो भाई अभी 7 इसको चाहिए तभी तो 8 होगा। इसके पास 7 है, अगर इसको 1 मिल जाता तो 8 हो जाता। बात समझ पा रहे हमारी? देखिए ध्यान से, तो ये 1 है, ये 7 है। अब ये 7 अगर सोडियम को ये क्लोरीन 7 दे देता ना, तो समझिए कि ये इसकी 7 मान लो यहाँ पर दे दिया, तो इसके में लास्ट में 8 दिख रहा है कि दिख रहा है? इसके 8 हो जाता कि नहीं हो जाता? तो दोनों में 8 दिखता कि नहीं दिखता? जब दोनों में 8 हो जाते तो समझिए कि दोनों स्टेबल आपके हैं। ठीक है, अगर ऊपर वाला आपका 1 इसको देता तो इसका 8 लास्ट में हो जाता। तो देखो इसके लास्ट कक्ष मतलब कि अंतिम जो आपका कक्षक है यानी कोष है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। इसके बाद तो कुछ है ही नहीं, इसके बाद भी कुछ नहीं, इसमें भी 8 आपको दिख रहे हैं। तो कोई भी तत्व ये चाहता है कि उसके बायोकोष में कितने इलेक्ट्रॉन आपके हो? 8 इलेक्ट्रॉन हो। ये बात समझ आ रही है आपकी? चाहे जितने भी तत्व आपके हैं, आपके पूरे आवर्त सारणी में जितने भी तत्व हैं, सब के सब चाहते हैं कि उनके बायोकोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 8 इलेक्ट्रॉन हो। यहाँ पे कितना इसके पास है? 7। इसके पास 1 है। जरा इमेज करिए, अगर आपसे मैं 1 रुपया मांगू या किसी को 1 रुपया आपको देना हो, चाहे आप उसको पहचानते हो चाहे नहीं पहचानते हो, आप 1 रुपया दे देंगे? दे देंगे ना? कोई भिखारी को ही देना है 1 रुपया, दे देंगे नहीं दे देंगे? कोई आपका दोस्त मांगा कि थोड़ा सा 1 रुपया तो तब तुरंत दे देंगे। या कोई अनजान व्यक्ति मांग रहा है, छोड़ 1 रुपया मांग रहा है, दे देंगे नहीं दे देंगे? हम लोग दे देंगे। अच्छा ठीक है, दे देंगे। अच्छा जब आपसे कोई आपसे 100 रुपया मांगे तो क्या आप देंगे? 50 मांगे तो देंगे? चाहे आपका दोस्त क्यों ना हो, आप उससे जरूर एक बात पूछेंगे क्या करोगे और कब मेरा पैसा लौटाओगे? प्रश्न करोगे नहीं करोगे? या किसी भिखारी को 50 रुपए देना हो तो सोचोगे? 100 रुपए सोचोगे नहीं सोचोगे? ठीक वही कंडीशन यहाँ पे भी आपका लागू होता है मेरे दोस्त। इसके पास 7 है, 7 इलेक्ट्रॉन ज्यादा इलेक्ट्रॉन, इसके पास कम इलेक्ट्रॉन है, तो क्लोरीन देना नहीं चाहता है। सोचता है कि यार मेरे पास 7 है, कहा जाने हम देंगे तो हम स्टेबल होंगे कि नहीं होंगे, ये इसलिए 7 देने में थोड़ा सा क्या असमर्थता जताता है। लेकिन इसके पास 1 है ना, ये देने में नहीं जताया, दे ले लो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो सोडियम है ना, वो 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? क्लोरीन को दे देता है। जब ये देगा तो इसके में कितना बन जाएगा? 8, और यहाँ से खत्म, इसमें क्या दिखेगा? 8 दिखेगा। तो इसके लास्ट में भी 8, इसके लास्ट में 8 हुआ कि नहीं हुआ? दोनों स्टेबल हुए कि नहीं हुए? हुए स्टेबल। अच्छा, जब इनका आदान प्रदान हुआ तभी जाकर के कंपाउंड आपका बना है। ये यानी कि सोडियम इसको क्या कर रहा है? दे रहा है। ठीक है, और क्लोरीन क्या कर रहा है? ले रहा है। तब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, वरना ये जुड़ते नहीं, याद रखिए कभी नहीं जुड़ते। यानी कि जहां पे आदान प्रदान की प्रक्रिया होगी इलेक्ट्रॉनों का, वहीं पे आपस में कंपाउंड जुड़ करके बनेंगे, अन्यथा कहीं नहीं बनने वाला है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड आप कहेंगे, जैसे HCl को ले लीजिए, देख पा रहे हैं आप? देख रहे हैं ना? तो H में आपका 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर H का हम इस पर रखें तो H का K में कितना आएगा? 1 ही ना आएगा, जबकि उसको कंप्लीट होने में 2 चाहिए। ठीक है ना? तब सोचता है कि यार मैं एक किसी को दे दूं ताकि मेरे बिल्कुल खाली हो जाए, मैं भी स्टेबल अपने आप को हो जाऊं। 0 आएगा तभी ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी दुनिया से मतलब नहीं उसको। आप क्लोरीन के पास तो आप देख पा रहे हैं 7 है तो 1 लेगा ही, तो इसलिए ये इससे 1 ले रहा है, तभी आकर के कंपाउंड बन रहा है। अगर नहीं, जब दोनों का आदान प्रदान होगा ना, तो ये इसको 1 देगा, ये ले रहा है, और ये भी इसको 1 दे रहा है।
मतलब कहने का आशय कि जब दोनों एक दूसरे के संपर्क में आए तो इसको लग रहा है कि हमको एक मिल रहा है, हम स्टेबल हो रहे हैं, और इसको लगता है कि हम स्टेबल हो रहे हैं, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान आपका हो गया तो याद रखिए कि दोनों एक साथ जुड़कर कंपाउंड बना दिए। अगर ये आदान प्रदान नहीं तो नहीं बनाते। और कोई और दूसरा तत्व लेते हैं, जिससे मान लेते हैं हम यहाँ पर कोई और ऐसा तत्व लेते हैं जिसका मतलब कॉम्बिनेशन बने ही ना। जैसे यहाँ पर लेते हैं, ध्यान रखेंगे यहाँ से Fe लेते हैं और Cl लेते हैं, देख रहे हैं ना। तो ये FeCl जो आपका बना है कंपाउंड FeCl का बनता है, लेकिन ये वाला कंपाउंड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मतलब कि नहीं बन पाएगा, क्योंकि अब किस पे डिपेंड करता है, इसके इलेक्ट्रॉन कितने उस पर डिपेंड करता है। बिना इलेक्ट्रॉनों का कॉम्बिनेशन बनेगा ही नहीं बनेगा। तो कोई भी कंपाउंड देखेंगे इससे आपका PCl आपका हो गया, तो PCl कोई कंपाउंड नहीं बनेगा। जब यहाँ पे 3 रहेगा तभी कंपाउंड आपका बनेगा, ठीक है। ये मैं आपको बताऊंगा बैलेंसी के अंतर्गत। तो इस 3 क्यों लिखा गया है, याद रखिएगा 3 क्यों लिखा, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन को साझा आपको इनके बीच आपको हो रहा है। अगर ऐसे लिख दो तो फिर ये गलत है, ठीक है, क्योंकि इसके वाइकोस में 7 है, इससे कहीं ना लेगा आपका, लेकिन ये देगा कितना, 3 देता है। तो 3 देता तो तीनों देगा, इसके वाइकोस में आपके 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होंगे, इसमें 7 एक्स्ट्रा आपके होंगे। तो अगर ये आपका इसको 3 देगा तो फिर कंपाउंड नहीं बन पाएगा, 8 होंगे नहीं। और ये जो आपको इसको चाहिए कितना, एक ही चाहिए, इसीलिए यहाँ पर 3 की संख्या क्या होती है, बढ़ोतरी होती है, तब जाकर के जुड़ता है। अन्यथा अगर PCl कहीं लिखा हुआ मिलेगा ना तो याद रखेंगे नहीं बनेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के उसमें जो बैलेंसिंग का काम हो रहा है, साझा आपका हो रहा है, वो अच्छे ढंग से नहीं हो पा रहा है, कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, इसलिए बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कोई भी तत्व जब जुड़ता है तो कुछ इस प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं। कुछ समझ आ रही बात हमारी? जी जी। क्या कहा गया इसमें अष्टक वाले नियम, बिल्कुल वही नियम इस कार्बन पर भी आपका लागू होता है, ठीक है। हमारा मुख्य उद्देश्य था इस कार्बन वाले को समझाना, अब मैंने यहां तक पहुंच गया। अब इसके बाद देखिए मैं यहाँ पे आता हूँ कार्बन वाले बात पे, मेन जो पॉइंट उस पर बात करते हैं, ठीक है। ये आपको एक अलग क्लास में मिल जाएगा, ध्यान रखेंगे। हम आते हैं कार्बन वाले पे, जो हमारा आज का टारगेट है उस पर फोकस करते हैं। टारगेट हमारा ये था कि हमें सीखना है कि कैसे आईपीसी नेम लिखा जाता है। तो देखिए इसमें 6 आपका है ना, तो जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो K में कितना आएगा 2 और L में कितना आएगा 4, 6 होगा ना। अच्छा बताइए L में कितने की कमी अभी आपकी है, अगर L में 4 और इलेक्ट्रॉन आ जाते तो कितने कुल होते, 8 होते कि नहीं होते, 8 हो जाते हैं ना, 8 हम इसको 8 चाहिए। तो कार्बन ये चाहता है कि किसी के साथ जुड़े तो उसके 8 इलेक्ट्रॉन उसके हो जाए, और तभी क्या करेगा, कंपाउंड बनाएगा, अन्यथा नहीं बनाएगा। तो 8 करने की प्रक्रिया पे हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये बात एक बात तो क्लियर आपको हो गया कि 8 उसको चाहिए, ठीक है। दूसरी बात ध्यान रखेंगे, कार्बन से जितने यौगिक आपके बनेंगे उनको कार्बनिक यौगिक कहा जाता है, ठीक है ना। और कार्बनिक यौगिकों के अंतर ध्यान रखेंगे, मुख्य रूप से कार्बन आता है और एक आता है हाइड्रोजन। क्या आता है, हाइड्रोजन। कार्बन आएगा और क्या आएगा, हाइड्रोजन, ठीक है ना। ये 2 चीज आपके मुख्य रूप से आएंगे, दिमाग में रख लीजिएगा, कार्बन आएगा और क्या आएगा, हाइड्रोजन, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो जब आपका कार्बन और हाइड्रोजन दोनों आपस में मिलकर कंपाउंड बनाएंगे, कार्बनिक यौगिक कहलाएगा। और कार्बनिक यौगिकों में ध्यान रखेंगे, सबसे पहला पॉइंट आपका आएगा हाइड्रोकार्बन। क्या आएगा, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन आप किसे कहते हैं ध्यान रखेंगे, तो हाइड्रो का मतलब आपका होता है हाइड्रोजन, ठीक है ना। क्या होता है, हाइड्रोजन, यानी कि H, इसका प्रतीक होता है H। और कार्बन का मतलब कि कार्बन आपको पता है, इसका मतलब आपका आएगा C, ठीक है। यानी कि जब आपका कार्बन और हाइड्रोजन आपस में जुड़ करके जो कंपाउंड आपके बनाएंगे उनको हाइड्रोकार्बन कहा जाएगा। क्या कहेंगे उनको, हाइड्रोकार्बन। ये मुख्य रूप से आपको यार हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन जो 2 तरह के होते हैं, ठीक है। एक आपका होता है, ध्यान रखेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त, और एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, ये जान लेते हैं। तो ध्यान रखेंगे, जब आपका हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में एक लकीर खींचा हो, एक लाइन आपका खींचा हो, ठीक है, जुड़ते समय, तो ध्यान रखेंगे, यानी कि यहां से भी मैंने आपको बताया था HCl के बारे में बताया था ना कि इसके पास एक था तो इसको एक दे रहा था। तो यहां पे ध्यान रखेंगे, जो H आपका इस कार्बन को एक दे रहा है, ठीक है, इसलिए इसके बीच में एक लाइन आपका खींचा हुआ है, ठीक है ना। तो जब आपका हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में एक लाइन खींचा हो, इसको हम क्या कहते हैं, याद रखिएगा, एकल बंध कहते हैं। क्या कहते हैं, एकल बंध कहा जाता है, सिंगल बॉन्ड के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है ना। तो आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। अगर आपका कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आपका हो, तो याद रखिएगा वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएगा, ठीक है।
ध्यान रखेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जब कार्बन कार्बन के बीच में या यहां से कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, याद रखेंगे, ठीक है ना। अगर आपका दूगो लाइन खींचा हो, दूगो लाइन मतलब डबल बांड, ठीक है, द्विबंध उसको हिंदी में कहते हैं, और आपका तीन गो ट्रिपल बांड कहते हैं, मतलब यहाँ पे तीन तीन इलेक्ट्रॉनों का एक साथ साझा हो रहा है, यहाँ पे दो दो का हो रहा है, यहाँ पर एक एक का आपका हो रहा है। तो कहीं भी किसी तत्व के बीच में ऐसे आपका लिखा हुआ मिले, याद रखेंगे वहां पर एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा आपका हो रहा है। साझा मतलब कि लेन देन होता है, ये इसको क्या करेगा, दे रहा है, इसको ये दे रहा है, लेन देन की प्रक्रिया क्या हो रही, चल रही है, ठीक है ना। ऐसा नहीं, जैसे नहीं बताया ना कि यहाँ पे जो आपका NaCl आपका था, इसको ये एक दे रहा है, ठीक है, तभी जाकर दिया, तभी कंपाउंड आपका बना। इसको लग रहा है कि मुझे मिल रहा है, इसको लग रहा है कि मैं स्टेबल हो रहा हूं, दोनों को स्टेबल लग रहा है अपने आप में, ठीक है ना, लेकिन हो रहे हैं दोनों स्टेबल ही, ठीक है। अब उनको अपने आप में लग रहा है, तो किस पर हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तभी तो आपको हो रहा है। उसी तरह से यहाँ पर आपको क्या करेगा, देगा, साझा करता है, ठीक है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे संतृप्त और असंतृप्त दो तरह के आपके क्या बनेंगे, हाइड्रोकार्बन बन गए, ठीक है। अच्छा, जब हाइड्रोजन कार्बन रहेगा तो संतृप्त, और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो असंतृप्त। अब आते हैं एकल बंध के बारे में, ठीक है ना। एकल बंध जब आपका होगा तो उनसे जो कंपाउंड आपके बनते हैं उनको एल्केन कहा जाता है। क्या कहते हैं उनको, एल्केन। और डबल ट्रिपल बॉन्ड का होता है तो एल्किन और एल्काइन कहा जाता है। आज हम बात करेंगे सिर्फ एल्केनों के बारे में, ठीक है। एल्केन होते क्या है, इन पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। एल्केन एक प्रकार के हाइड्रोकार्बन है जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन आपके कहलाते हैं, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन सिर्फ आते हैं और उनके बीच में सिंगल बॉन्ड लगा होता है, वो आपके एल्केन कहलाते हैं, ठीक है। तो अगला हमारा टॉपिक होगा मेन एल्केन। एल्केन अब आपका क्या है, ये बातें आपको क्लियर है, दो दो चार चार वाला ध्यान रखेंगे। एल्केन पर हम क्या करेंगे, बात करते हैं, ठीक है। चल ध्यान दें, यहाँ पे मेन हमारा कार्बन टारगेट था, अब हम बात करते हैं एल्केन पे, ठीक है ना। ध्यान देंगे बिल्कुल बारीकी से। एल्केन अब आपके क्या है, याद रखेंगे एल्केन। एल्केन किसे कहते हैं, अभी बताया आपको, बताया ना, एल्केन किसे कहते हैं, ध्यान रखेंगे। एल्केन आपके एक प्रकार के क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त मतलब सर माने सिंगल बॉन्ड, ठीक है। असंतृप्त माने कि डबल बॉन्ड, ठीक। बॉन्ड वाले की बात किया गया है उसका, जैसे कि आप पे कार्बन कार्बन हो गया, कार्बन 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 कार्बन, एक कार्बन हाइड्रोजन आपका हो गया, तो सिंगल बॉन्ड आपका है तो ये आपका संतृप्त कहलाएंगे, इनका नाम ही संतृप्त रखा गया, और इनका डबल ट्रिपल वाले का असंतृप्त कहा गया है। ये सिंपल एक तरह से कहा जा सकता है, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपके होते हैं, ठीक है, लेकिन तीनों ही आपको समझना है। लेकिन ध्यान देंगे हम बात करते हैं किस पर, एल्केन पर, ठीक है। जितने हाइड्रोकार्बन आपके बनेंगे इस संतृप्त वाले, वो सब के सब एल्केन है, ठीक है। और एल्केन, जो भी आप एल्केन लिखेंगे उसका नाम जब लिखेंगे ना, तो उसके नाम के लास्ट में हमेशा आपको एन जोड़ना है, याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट, जितने भी एल्केन बनते हैं उसका सूत्र होता है CnH2n प्लस आपका 2, यह सूत्र है। इसकी सहायता से हम एल्केन बना सकते हैं। देखा H और C आया है कि नहीं आया है, तो ये आपके हाइड्रोकार्बन हैं। और N का मतलब कि आपको नंबर रखना है, नंबर नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 रख करके आप इस पे सूत्र पे एल्केन बना सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप यहाँ से N का मान 1 लेते हैं तो यहाँ से दोनों में रखेंगे तो एक कंपाउंड आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 रख लेते हैं H, फिर यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, 1 है, फिर यहाँ से H है, यहाँ से 2 गुणते कितना होगा, 1 का प्लस कितना होगा, 2 होगा ना। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यहाँ से C1, यहाँ से H, 2 का में 2 और 2 कितना होगा, 4 होगा ना। 1 है तो 1 लिखा नहीं जाता है, ठीक है। तो CH4 आपका होगा, यह एक कंपाउंड आपका कहलाएगा जो क्या है, एल्केन है। अगर हम N का मान 2 लेते हैं यहाँ से, तो फिर यहाँ पे सूत्र, यहाँ जो सूत्र है उस सूत्र में क्या रखेंगे, N की जगह पर 2 रख लेते हैं, ठीक है। ध्यान देंगे यहाँ पे, तो C यहाँ से आपका 2, फिर आपका H, फिर यहाँ से 2 इंटू आपका 2 प्लस 2 होगा ना। तो देखो यहाँ से कितना होगा, C2 यहाँ से H कितना आपका आएगा, 2 दूनी के 4, 4 तो कितना हो जाएगा, 6। तो यह जो आपका क्या बन गया, एल्केन बन गया, ठीक है। यह सूत्र याद रखिएगा, इसी सूत्र की सहायता से आपको एल्केन बनाने हैं, ठीक है। अब ये एल्केन जो बनता जा रहा है इसका नाम क्या होगा,
और ये एल्केन जो आपका बना है, मैंने आपको बताया कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, उसके बीच में सिंगल बॉन्ड आएगा। क्या इसके बीच में सिंगल बॉन्ड है कि नहीं है, आइए इसको भी हम जानते हैं, ठीक है ना। आइए इसको जानते हैं कैसे। CH4 आपका लिखा गया ना, देखिए C यहाँ पे लेंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि C का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6। तो उसके दो कक्षक होते हैं, एगो K और एगो क्या होता है, L होता है ना, जिसमें आपका 2 इसमें 4 होता है। तो किसी भी तत्व के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उसके ऐसे कक्षकों के रूप में गति करते हैं, याद रखना, ठीक है। तो इसके दो कक्षक है, तो सिर्फ मैंने 2 ही कक्षक लिया है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, 2 ठो, और इसमें कितने गति कर रहे हैं, 4 ठो। इसमें 4 की भी और कमी है, यानी कि C के बाहर में 4 इलेक्ट्रॉन आपके गति कर रहे हैं। ये चाह रहा है ना कि जिसके साथ जुड़े उससे 4 को ले ले। जैसे H के साथ आपको जुड़ा है ना, तो कंफर्म है कि H से 4 इलेक्ट्रॉन लिया होगा, ठीक है। समझ रहे बात को। और दूसरी बात जानेंगे, जो H आपका है, H में एगो है, तो H का जो K होता है कक्षक, उसमें एगो ही ना आएगा। अब ये चाहता है कि हमारा K उत्तर दुगो हो जाए, क्योंकि K में दो ही रख सकते हैं ना, तो दुगो हो जाएगा कि स्टेबल आपका हो जाता है। इसमें 8 अष्टक करने में लागू नहीं होगा, 8 की प्रक्रिया नहीं होगी। इसमें चाहता है कि बस एगो कोई से मिल जाए ताकि दुगो हो जाए, तो काम फिट हमारा हो जाए, ऐसा नहीं चाहता है। कौन, H। तो इसीलिए H आपका ध्यान रखेंगे, इसके साथ भी जुड़ रहा है। एक बात ध्यान देंगे, यहाँ पे सुनिए, देखिए इसको हटाते हैं हम लोग। अब जो कार्बन आपका है, इस पे कितने टन है, 4 गो। ये बाहर कक्षक को 4 इलेक्ट्रॉन को मैंने दिखा दिया। और H कितना है, 4 ना, तो यहाँ पर एक H बनाएंगे, यहाँ एक H बना लेंगे, यहाँ एक H बना लेंगे, और इधर एक 4 को 4 तरफ से बना लेंगे। और हर एक H के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, समझ रहे बात को। हर एक H के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब ध्यान देंगे, ये जो आपका है ना, इसके साथ जुड़ेगा, ये जो इसके साथ आपका जुड़ गया, ये इसके साथ आपका जुड़ गया, और ये वाला इसके साथ आपका जुड़ गया ना। तो ये समझता है कि चलो मेरे पास एगो था, एगो मिल रहा है, दुगो मेरा हो गया। ये समझ रहा है कि मेरे पास एक था, मेरे को मिल रहा है, इसके पास 2 हो गए, क्योंकि वो चाहता है कि 2, बताया ना आपको कि 2 चाहता है। अब ये भी वही सोच रहा है, और ये भी यही सोच रहा है, तीनों वही सोच रहे हैं। आज जो कार्बन है ना, अब ये सोच रहा है कि मेरे पास तो 4 गो है, आज 4 से एक मैंने क्या किया, ले लिया, ये सोच रहा है। तो इसके पास 8 हो रहा है, क्योंकि उसको 8 चाहिए था ना, 8 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके पास 2 हो रहा है। इसका मतलब ध्यान रखिए कि CH4 जब आपका जुड़ा है, तो इनके बीच में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान यानी कि साझा हुआ है, तब जाकर कंपाउंड बना है, और कुछ इस प्रकार का साझा आपका हुआ है। आज जब एक एक इलेक्ट्रॉन आप लेन देन कर रहे हैं ना, तो C और इधर H, इधर H, इधर H, फिर इधर H, जब आप बनाएंगे ना, तो याद रखिएगा इनके बीच में जो आपका बांड बनेगा, कैसा बांड आपका बनेगा, एक लकीर का बांड बनेगा, सिर्फ एक लकीर का बांड बनेगा, सिंगल बांड बनेगा, एकल बांड उसको कहेंगे। क्यों एक बन रहा है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का लेन देन आपका हो रहा है। अगर यहीं पे 2 होता तो यहाँ पे डबल बांड आपका लगता, 3 होता तो ट्रिपल बांड आपका लगता। समझ पा रहे हैं बात को हमारी। ये CH4 कैसे आपका बन गया, क्या सर इसका भी ऐसे बनेगा, बिल्कुल ऐसे आपका बनेगा। चलिए इसके बना के देखते हैं, हम लोग सीखते हैं कैसे आपका बन रहा है। ध्यान देंगे, यहाँ पे C1 है और C1, 2 C आपका है ना, मैंने 2 C को ले लिया, यहाँ पे लेते थोड़ा सा नीचे, ये C और C, ठीक है, दिख रहा है ना। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत। ध्यान देंगे, तो पहले C में भी तो 4 इलेक्ट्रॉन आपके बाहर होंगे, दूसरे C में तो 4 आपके होंगे, एकदम कंफर्म है कि 4 आपके होंगे, दोनों C में आपके 4 होंगे। अच्छा, H का वो है 6 गो, तो ध्यान देंगे, एगो यहाँ पर ले लेते हैं, एगो ऊपर इसके लेते हैं, एक इधर ऊपर लेते हैं, एक इधर ऊपर इधर साइड लेते हैं, एक नीचे और एक इधर नीचे लेते हैं, ठीक है। 6 गो है कि नहीं हो गया, 6 हो गया। अब 6 के पास एक एक क्या है, इलेक्ट्रॉन है, क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है, होगा कि नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन एक एक हो भी करेगा। अब ये 6 के पास जब एक एक इलेक्ट्रॉन आपके हो गए, तो ध्यान देंगे, देखिए ये वाला इसके साथ आपका जुड़ रहा है, फिर देखेंगे ये वाला इसके साथ आपका जुड़ रहा है, ये वाला इसके साथ आपका जुड़ गया, देख लिया ना। यहाँ पे देखो, ये इसके साथ जुड़ रहा है, ये इसके साथ आपका जुड़ रहा है, ये इसके साथ आपका जुड़ रहा है, जुड़ गया। देखो इसके पास एक बचा है, इसके पास एक बचा है, ये दोनों एक दूसरे से क्या हो गए, जुड़ गए ना। अब देखो ध्यान से, इसको लग रहा है कि मेरे को एक मिल रहा है, स्टेबल हो गया, सबके ऊपर गिरे एक मिल रहा है। इसको देखो C है ना, देखो 4 गो था इसके पास ना, हेनियो से खींच रहा है, एगो हेनियो से, एगो हेनियो से, एगो हेनियो से खींच लिया क्या गो, तो उसके पास 8 हो गया। और ये समझ रहा है कि चलो इन्हों से एक ले लिए, इन्हों से एक ले लिए, इन्हों से एक ले लिए, और इनसे भी एक ले लिए, जिनके पास भी 8 हो
हो गया। तो इसका संरचना कुछ इस प्रकार से बनेगा, सी का बनाएंगे तो ऐसे आपका बनेगा, एकल बंध बनेगा, क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा उसके बीच में आपको हो रहा है, एक एक का आपका हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर एक एच होगा, इधर एक एच आपका होगा, इधर भी एक एच, इधर भी एक एच, इधर भी एक, और इधर एक एच आपका होगा। कुछ इस प्रकार से आपका संरचना उसका बनेगा। बात समझ पा रहे हैं किसे आपको बनाना है, ये प्रक्रिया आपकी बनाने की इसकी, ठीक है ना। ऐसे आपको क्या करना है, और फिर यहाँ से एन का मान रखेंगे तो और ऐसे कंपाउंड आपके बनेंगे जो एल्केन कहलाएंगे, और कुछ इस प्रकार से आपके क्या होंगे, जुड़ करके इस प्रकार का संरचना बनाए हुए हैं। ऐसे देखिए, जैसे इनका मान मैंने लिखा है, यहाँ पर 2 लिया, वहां पे 3 लिया, 1 लिया, 3 लिया, 4 लिया, 5 लिया, ध्यान रखेंगे बनाते जाएंगे। इसे यहाँ पे 3 लेंगे तो देखो यहाँ से C3, उसके बाद से H, यहाँ से 2 into 3 और प्लस कितना होगा 2, तो C3H 6 2 कितना होगा 8, ये आपका बन जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे बात को, आ रही बात है कुछ समझ में। वैसे और कंपाउंडों को बना लेंगे। यस सर। चलिए, ये तो कंपाउंड ऐसे आपके बन गए। आइए अब इसका नाम करना सीखें कि नाम कैसे करते हैं, तब तक आप इसको लिखना चाहे तो लिख लें। ठीक है, लिख लीजिए उसको, एन के मान जितना रखेंगे उतने कंपाउंड आपके बनेंगे। जैसे मैंने एन का मान रखा, ठीक है, इसी प्रकार कंपाउंड और फिर उनका संरचना कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, 3 वाले का लेंगे कुछ ऐसा ही बनेगा, 4 का लेंगे ऐसे ही बनेगा, मतलब आपको जिस तरह से चाहे, ठीक है ना, 3 तरह से दिख रहे हैं, 3 तरह से आपके बनेगा सारे के सारे कंपाउंड। C4 आपको हो गया, C2H6 हो गया, C3H8 आपको हो गया, ये बिल्कुल इस प्रकार से सारे संरचना सूत्र कहलाते हैं। इन प्रकार इस प्रकार से आपको क्या करना है, बना लेना है। ठीक है, जैसे आते हैं अगले एक और बना देते हैं यहाँ पे, 3 वाले का कैसे बनाएंगे, ये तो दोनों आपका हो गया। ठीक है, ध्यान देंगे तीसरा वाला कैसे बनाएंगे। तीसरे वाले में कार्बनों की संख्या कितना आपका दिख रहा है, 3 दिख रहा है। ठीक है ना, चलिए तीनों कार्बनों को लेकर के हम बनाते हैं कैसे आपका संरचना बनेगा, और बाकी जो आपका शेष है इसके आगे आप इसको क्या करेंगे, बना लेंगे। ठीक है, और उसके बाद से फिर आगे मैं कल अगले क्लास के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा कि इनका नाम कैसे लिखा जाता है, अगले क्लास में बताऊंगा। फिर आपको होमवर्क के रूप में रहेगा कि इनके सारे जितने भी एन के मान है मैक्सिमम 10 तक आपको एन के मान रख करके 10 एल्केनों को क्या करना है, बना लेना है। ठीक है, आइए ध्यान देंगे यहाँ पे इन, यहाँ पे तीसरे वाले का संरचना बनाते हैं। कार्बन की संख्या 3, यहाँ पे 1 2 3 कार्बन, और प्रत्येक कार्बन में ध्यान रखेंगे 4 इलेक्ट्रॉन आपके प्रेजेंट है उसके बायकोस में। ठीक है, और यहाँ पर H की संख्या कितना है, 8, तो 8H, यानी कि इधर एक हाइड्रोजन, इधर भी एक हाइड्रोजन, चारों तरफ से हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपके घिरे हुए हैं, और जितने भी हाइड्रोजन होंगे उन प्रत्येक हाइड्रोजन के पास एक एक कार्बन होंगे। कितने कितने कार्बन होंगे, एक एक कार्बन आपके होंगे, यानी कि यहाँ से ध्यान देंगे इसके पास एक, इसके पास, सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, अवेलेबल है। ठीक है, अब ध्यान देंगे एक एक इलेक्ट्रॉन जब इनके पास आपके बने हुए हैं तो एक एक इलेक्ट्रॉनों का आपस में क्या करेंगे, साझा कर लेंगे। ध्यान रखेंगे, देखें कैसे, यह इसके साथ एक जुड़ेगा, ये इसके साथ जुड़ जाएगा, और ये वाला उसके साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ ध्यान देंगे यह इसके साथ जोड़ लीजिए, ये ऊपर वाला इसके साथ जोड़ लीजिए, फिर यहाँ पे ध्यान रखेंगे इसको जोड़ लीजिए, फिर यहाँ से जुड़ जाएगा आपका, एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक से जुड़ गए। यहाँ पर देखिए कार्बन बचा, यहाँ पे इनको एक साथ आप जोड़ लीजिए, फिर यहाँ पे आपका बचा, इनको एक साथ जोड़ लीजिए। हम देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनों का साझा आपका हो गया, तो यहाँ से C, इसके पास एक, इसके पास एक, इधर भी एक, इधर भी आपका एक हो जाएगा, इधर भी आपका एक बना लेंगे, इधर भी 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 एक बन जाएगा, और यह आपका संरचना सूत्र आपका बन गया। और ऐसे ही आप इन कमांड रख करके बनाना है। बाकी इसका नामकरण मैं अगले क्लास के अंदर सिखाने वाला हूं आपको। ठीक है, फिलहाल इतना आज क्लास के लिए आपको लिखेगा, इसको लर्न भी कर लेना है। ऐसे संरचना आपको सारे तत्वों का बना, कम से कम n का कहां तक पहुंचाना है, तो n के 10 तक ले, यानी कि n बराबर कहां तक रखेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक आपको क्या करना है, लेकर के बनाना है। और ऐसे सूत्र बनाएंगे, संरचना ऐसे बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके लिए क्या होगा, बेटर होगा। ठीक है, और अगले क्लास में इसका नाम सीखेंगे कि नाम कैसे करते हैं। इसके 2 तरह के नाम बनेंगे, एक आपका साधारण नाम, जनरल नाम जिसको कहेंगे, और सिंपल नाम का नाम जानेंगे, और एक आपका बनेगा आईपीसी नेम। तो पहले सीखेंगे इसका जनरल नाम कैसे बनता है, फिर इस आईपीसी कंपाउंड कैसे आपके बनते हैं, कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं मुख्य रूप से, उनके बारे में आपको जानना है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, फिलहाल आपको होमवर्क में इतना कर लेना है। ठीक है, ओके।